हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो है बेसिकली आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों आज एक नया बुक आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारत और समकालीन विश्व सेकंड जो आपकी पुस्तक है, इसको आप पढ़ेंगे। बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से, क्षमा चाहूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें विश्व परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण आपकी घटना घटित हुई हैं उनके विषय में हम लोग आपका संक्षिप्त रूप में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज ना हुए, धीरे धीरे हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। अच्छा करके 2-4 लेक्चर मेरे बहुत स्लो होंगे ताकि आपको चीजें समझ आ जाए एक बार। और हो सकता है कि हम लोग इसमें यूरोप की घटनाओं को पढ़ेंगे, विदेशों की घटनाओं को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझने में, लिंक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद हो सकती है। अगर आप उसको रिवीजन करेंगे, कोई क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछेंगे, तो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आपका सोल्व हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो फिलहाल जो है हम लोग इतना ही, हम चलते हैं सीधा फिलहाल डिजिटल बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, और इसी में जो है हम देख रहे हैं, पहला इसमें खंड है। कौन सा खंड है इसका? प्रथम खंड। और इसी में क्या लिखा? घटना और प्रक्रियाएं। क्लियर है? तो घटना और प्रक्रियाओं पर हम लोग इसमें बात करेंगे। और जैसा आप इसमें कुछ इमेजेस आप लोग देखिए, तो इसका बड़ा इमेज का थोड़ा सा योगदान रहेगा, और थोड़ा इसमें गौर करके भी आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसमें पहला चैप्टर, पहली यूनिट ये है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि आपकी बनाकर चलूंगा। देखिए, 7 महाद्वीप में से एक अलग महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। क्लियर है? यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जैसे फ्रांस, जर्मन, इटली, स्पेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुडापेस्ट। क्लियर होगा? फ्रांस, जर्मन, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आपका यूरोपियन कंट्री हैं। इसी में आपका ब्रिटेन हो गया। क्लियर हो गया? तो ये सारे देशों से मिलकर एक आपका क्या बनता है? महाद्वीप। तो हम क्या बोलते हैं उसको? यूरोप महाद्वीप। तो महाद्वीप शब्द ना बोलकर हम सिंपल क्या बोलते हैं? यूरोप। तो यूरोप का मतलब है उस पूरे महाद्वीप के हम लोग विषय में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक इमेज दी गई है, तो इस इमेज को बिल्कुल भी आप अपना अंदाज ना करें, इग्नोर ना करें। आप इसमें एक एक पहलुओं को बड़े ध्यान से देखिए। चाहे यहां देखिए, इस इमेज को देखिए, ये देखिए, इनको देखिए, सारी इमेज को गौर कर कर। और इधर ये जो बहुत लंबी लाइन है, इस लाइन को देखिए, लोगों के हाथों में झंडों को देखिए, और ये एक स्टैचू है, इसको देखिए। आप इनको देखेंगे तो, इनके विषय में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये आखिर में इमेज बनाई क्यों गई होगी। ये सारी चीजें आपको बड़े आसानी से और बहुत सरलता से, ये सारी चीजें आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी अगर आप इसको पढ़ोगे और ध्यान दोगे तो। देख लिया? देखिए, सबसे पहले देखिए, इस इमेज को देखिए। कह रहे हैं कि फ्रेडरिक सरयू, विश्व व्यवसायी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का सपना, राष्ट्रों के बीच संधि, और 1848। किसने बनाई है? सर आपका फ्रेडरिक ने। कह रहे हैं कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार हुए हैं जिन्होंने क्या एक इमेज बनाई। इनमें 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। कितनी इमेज है इसमें? 4। इसी के साथ हमारा चैप्टर प्रारंभ हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। देख लिया आपने? क्लियर है? 4 श्रृंखला है। अब आपको ढूंढनी है 4 कौन सी है। 1, 2, 3 और 4th आपको ढूंढना है इसके अंतर्गत। चलिए, अब देखिए, कह रहे हैं कि इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा है जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है। बेसिस क्या माने है उसने? इसको बेस माना है जनतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक, आप कंट्री की बात कर रहे हो, और सोशल आपका गणतंत्र, यानी कि सोशल रिपब्लिक की बात की है उसने। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। कहां के लोगों को दिखाया गया है? यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं उनको दिखाया गया है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष की एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी आपके समाज के हर वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं, और इसमें सभी उम्र के लोग हैं,
एक लंबी कतार का मतलब होता है लाइन में खड़े हुए हैं, और स्वतंत्रता की जो आपकी देवी है या आप कह सकते हैं प्रतिमा, उस पर खड़े होकर आपकी वंदना कर रहे हैं। ये है वो देवी, ये है वो स्वतंत्र। देख रहे हैं जिसको मैंने अभी येलो येलो से आपका पेंट किया है, यही है वो स्वतंत्रता की देवी, जिसके सामने खड़े होकर सब लोग इस तरह से प्रेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्र को महिलाओं के रूप में प्रदान किया, यानी कि फ्रांसीसी कलाकार ने फ्रीडम को किसके रूप में दिखाया है? महिला के रूप में दिखाया। कितनी अच्छी बात है, किसको दिखाया है? महिला के रूप में। आपको ज्ञानोदय का मसाल को पहचानिए जो उसके हाथ में है। दूसरी ओर मनुष्य के लिए अधिकार पत्र है। तो एक तरफ तो क्या है? अधिकार पत्र है, और दूसरे हाथ में क्या है? उनके मशाल है। ये आप दिखाई देंगे। चलिए दोबारा मैं एक बार क्लीन कर देता हूं, और इसको आप सारे को गौर करके देख लीजिए, आपको चीजें समझ आएगी। ये तो है मशाल हाथ में, और ये हाथ में लिए हैं अधिकार पत्र। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू ने काल्पनिक यानी कल्पनादर्श में दुनिया के लोगों अलग अलग राष्ट्रों को समूह में बांटा हुआ है, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय अशोक से राष्ट्रीय पोशाक से है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी कि इस समय आप देखिए यूएस और स्विट्जरलैंड में क्या हो चुका था? राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी कि नेशन स्टेट हो गए थे। नेशन स्टेट का मतलब अगर आप समझोगे, इस समय राष्ट्र की कल्पना आ चुकी थी, देश की कल्पना आ चुकी थी, एक देश हो गया था। देखिए किसी भी देश बनने के लिए एक उसका कुछ कंडीशन है कि आप किसको देश कहेंगे। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, और निश्चित भूभाग के लिए एक उसकी जनसंख्या होनी चाहिए। ये दो प्राइमरी कंडीशन है किसी को राष्ट्र बनने के लिए। फ्रांस जो क्रांतिकारी भतरंगे की पहचान जा सकता है, और कह रहे अगर आप फ्रांस को इसमें पहचान करनी है, जो आपके क्रांतिकारी झंडा जिनके पास है वो आपके फ्रांसीसी हैं। प्रतिमा के सामने अभी अभी पहुंचा हुआ है, पीछे जर्मन के लोग हैं, और इनके पीछे कौन आ रहे हैं? जर्मनी के लोग, जो काला और आपके लाल और सुनहरे झंडे थामे हुए हैं। यानी कि इस पूरी स्वतंत्रता की जो आपकी प्रतिमा है, उसके सामने आपका यूएस, स्विट्जरलैंड, आपका जर्मन, आपका फ्रांस के लोग आ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इस समय सरयू ने छवि निर्मित की है कि जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं बनते थे जब तक वे झंडे को थामे हुए हैं। 1848 में उदारवादी उम्मीद में अभिव्यक्ति में, जिसमें अनेक जर्मन भाषा रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य की गठन करने की चाह थी। किसको? जो उदारवादी कैंडिडेट है। कहां पर? जर्मनी में। तो जर्मनी की जितनी रियासतें थी उनको चेंज किस में करना था? राष्ट्र राज्य में। तो ये इनकी परिकल्पना थी। ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया है कि जर्मन लोगों के ने ऑस्ट्रिया और दो सिहारियों में आपका राजशाही थी। आप देखिए लैम्बर्ग में, आपके पोलैंड में, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, और हंगरी, ठीक, और रूस। हंगरी किसकी कैपिटल है? बुडापेस्ट की। क्लियर हो गया? तो इस जगह पर है। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में प्रतीक में किया। कह रही जो सारी चीजें दिखाई गई हैं, ये कुछ नहीं किया है, इसका एक ही मीनिंग है, सब लोगों को स्वतंत्रता तो चाहिए, राष्ट्र राज्य की कल्पना चाहिए, लेकिन एक भाईचारे के रूप में सब लोगों को, यानी कि पूरे यूरोप को एक भाईचारे के रूप में दिखाने का प्रयास किया है सरयुग फ्रेडरिक ने। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहेगा। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, या तो कोई डाउट है किसी चीज का भी एक बार पूछ लीजिए। याद रहेगा इतना? थोड़ा सा ध्यान देखिए। निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता।
यानी जिनकी सत्ता पर इस तरह कोई अंकुश नहीं होता, वो क्या कहलाती हैं? निरंकुश शासन या सरकार आपका कहलाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा गया है, जो अत्यंत आपका केंद्रित सैन्य बल और आधार और दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। कल्पनादश का मतलब है ऐसा समाज जहां लोग कल्पना जो इतना आदर्श है कि उनको साकारा होना असंभव लगता है। इसको क्या बोलते हैं? गुटोपिया। गुटोपिया का मतलब आप किसी ऐसे समाज की कल्पना कर लो जो वास्तविक रूप में असंभव हो, उसको हम गोटोपिया कहते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ कैसा बनाया गया है? गोटोपिया की तरह बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग इसमें आपका विचार करेंगे और एक एक करके हम इन सभी को आपका देखेंगे। कह रहे हैं इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना और अभिव्यक्ति सरयू ने चित्रवन में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद में एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। इन परिवर्तनों में यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। आप देखते हैं कि पहले यूरोप में क्या था? बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य, यानी कि आपका क्या था? लोगों का ही शासन था, वहां राजा बनते थे, राजशाही फैमिली चलती थी, रॉयल फैमिली बेसिकली अगर आप कहो तो काय का चलन था? यहाँ रॉयल फैमिलीज का चलन था। लेकिन उनके स्थान पर क्या आ गया? नेशन स्टेट की आपकी कल्पना का उदय हो रहा है कि अब लोग राजा राजशाही को खत्म कर नेशन डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं। यूरोप में लंबे समय से ही एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभुसत्ता एक केंद्रीयकृत शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल शासक बल्कि अधिकांश नागरिकों की एक साझा पहचान की भाव थी। सबसे बड़ी बात क्या थी? राष्ट्र नागरिक में एक साझा पहचान की भाव और साझा इतिहास और विरासत की भावना भी थी। ये सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। कह रहे जो साझापन था, जो एक साथ लोगों की पहचान हो, जैसे अब हम क्या कहलाते हैं? हम लोग कहलाते हैं भारतीय। हम क्या हैं? भारतीय कहलाते हैं। तो ऐसी ही यूरोप में एक परिकल्पना पैदा हो गई थी कि एक राष्ट्र राज्य की पहचान हो, एक साझा पहचान। आप बोलते ना हम लोग क्या हैं? फ्रांसीसी हैं, हम लोग ब्रिटेन के हैं, हम लोग आपका जर्मनी हैं। तो इस तरह की चीजों पर बेसिकली बात थी। ठीक, आगे देखिए। ठीक, कह रहे ये कोई जो आपकी परिकल्पना आई थी, ये कोई पुराने समय से नहीं थी, अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेता तथा आम आदमी की शरद गर्मियों से निर्मित हुई थी। या लोगों ने आपस में जो संघर्ष किया, नेताओं को तो विचार भावना, लोग जो जुले मिले हैं, जो तालमेल है, उसी से डेवलप हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवादी अस्तित्व में आए। क्या आए थे? राष्ट्रवादी आपका अस्तित्व में आए थे। ठीक, याद रहेगा। अब कह रहे हैं यह अध्याय में उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे, यानी कि उन चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद को अस्तित्व में आया। ठीक, उन सभी को हम लोग देखेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद आया है, क्या उनका अस्तित्व है, इन्हीं पर प्रकाश डालेंगे और इन्हीं को गौर करके भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अनरेस्ट रेनन ने एक राष्ट्र की कल्पना की है। ये फ्रांसीसी आपके दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर हैं, और 1862 में आपका साबॉन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में इन्होंने राष्ट्र की जो परिकल्पना है या राष्ट्र को समझाया है कि लोगों को, कि राष्ट्र को प्रस्तुत किया है कि राष्ट्र होता क्या है। बाद में व्याख्यान में प्रसिद्ध एक निबंध के रूप में छपा है, जिसको इसमें लिखा गया था आपका राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन तथा अन्य लोगों ने प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हुए कि राष्ट्र समान भाषा, समान धर्म, समान नस्ल और समान क्षेत्र से बनता है। रेनन ने जब अपना एक भाषण दिया था
वहाँ फिलोसोफर रहे हैं उस समय के, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। जब इन्होंने कहा कि राष्ट्र की परिकल्पना कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये राष्ट्र है, इस तरह से राष्ट्र है, ये राष्ट्र है, तो जब उसकी परिकल्पना इन्होंने दी, तो लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा राष्ट्र हम उसको कहेंगे जहाँ एक समान, जैसे एक भाषा बोलने वाले लोग हों, एक नस्ल के लोग हों, नस्ल मतलब प्रजाति से मतलब है, कोई एथनिक ग्रुप का है, कोई रेड इंडियन है, कोई इंडियन है, कोई आपका मेडिटेरियन है, इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ोगे ह्यूमन ज्योग्राफी में चीजें मिलती हैं, ये धर्म के हों और एक ही क्षेत्र के हों, अगर सब लोग ऐसे हैं तो क्या कहेंगे कि आपका राष्ट्र है। अगर हम इस परिकल्पना को भारत में या विश्व के और देशों में ऐड करें तो क्या क्या सही बैठती है? तो भारत में ना तो एक सब लोगों की एक भाषा है, ना एक नस्ल है, ना एक क्षेत्र है, ना एक धर्म है। तो भारत तो कभी इसका मुताबिक राष्ट्र है ही नहीं। ये उनकी आलोचना में कहा गया था, उनके समर्थन में नहीं कहा गया था। आइए इसको देखते हैं और उन्होंने क्या कहा है। रेनिन के अनुसार राष्ट्र क्या है? कह रहे हैं कि एक राष्ट्र लंबे प्रयास और त्याग निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जब आप बहुत लंबा एफर्ट्स लगाएं, आप कुछ समर्पण करें, आपकी कुछ निष्ठा होगी तो ही पहुंचेंगे। और कह रहे हैं शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम अथवा गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिसे राष्ट्रीय विचार आधारित किया गया है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में समान इच्छा संकल्पना का होना, साथ ही मिलकर काम करना, आगे काम करने की इच्छा, जनसमूह होने की एक जरूरत शर्तें हैं, एक बड़ी और व्यापक अस्तित्व है। इनका अस्तित्व रोज और जनमत है। उनके प्रांत निवासी हैं। अगर सलाह दी जाने पर अधिकार है तो निवासी ही राष्ट्र की विलय करने और राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध कब्जा किए जाने राष्ट्र का वास्तविक कोई दिलचस्प नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना चाहिए, बल्कि ये जरूरतें भी हैं कि उनको स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया केवल एक कानून और उनका एक मालिक होता है तो वह स्वतंत्र लोभ है। कैसा है? एक स्वतंत्र लोभ है। जनमत का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, कुछ शब्दावलियां हैं जो आपको काम देंगी पीछ पे। जनमत का है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक, तो ये था इसमें आपका यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर किया गया प्रयास। और यूरोप में राष्ट्रवाद में जो आपका, ये मान लीजिए यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसी में अब पहला चैप्टर इसका शुरू हो रहा है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरे यूरोप में से, सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। क्या पढ़ेंगे? फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसका संपूर्ण भूभाग निरंकुश राजा के आधिपत्य में था। यानी कि सबसे पहले अगर आप फ्रांस को देखोगे तो फ्रांस में क्या चीज था? तो फ्रांस में एक आपका निरंकुश राजा का शासन था और उसी का संपूर्ण भूभाग पर कब्जा था। राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए जिसने प्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में ट्रांसफर हो गई। यानी कि अब राजा ना होकर लोगों के हाथों में शासन चला गया। क्रांति की घोषणा की, अब लोग द्वारा राष्ट्र का गठन हुआ। और इस समय ही आपका फ्रांसीसी जब क्रांति होती है तब एक राष्ट्र का गठन होता है और ये उनकी नीयत तय करेगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों ने एक समूह पहचानने की भावना हो सकी। पितृभाव, नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त परिवार के विचार पर बल दिया जिसने एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक फ्रांसीसी आपका तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के ध्वज राष्ट्र ली, जिससे जिसे स्टेट जनरल का चुनाव में सक्रियाओं के समूह में जाना जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। रची स्तुतियां शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम हुआ। एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक आयात निर्यात का शुल्क दिया गया। भारत और 90
नापे एक साथ समान व्यवस्था लागू की गई, क्षेत्रीय बोलियों को हस्तांतरित किया गया और पेरिस में फ्रांच जैसी बोली और लिखी गई, वहीं राष्ट्र का एक साझी भाषा बनाई गई। कैसा हुआ? और एक राष्ट्र की आपका साझी जो भाषा है वो आपका बनाई गई। ठीक, कैसी बनी? साझ की एक आपका, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा फ्रांसीसी के विषय में, जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके विषय में आपको ध्यान रखना था। आप कह रहे हैं कि इससे आगे देखिए, क्रांति ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का उदय भाग्य और लक्ष्य का था। किसका था? और लक्ष्य का था। वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराया। दूसरे शब्दों में, फ्रांसी लोगों के अन्य राष्ट्र में गठन करने की मदद की। पहली बात क्या थी जो फ्रांसीसी घोषणा हुई थी? इसमें फ्रांस को एक राष्ट्र का भय था। वो मतलब जिस तरह के वो चाहते थे, जिस तरह का राष्ट्र उनका, वो लक्ष्य पूरा हुआ। इन सब चीजों को हमने इसमें आपका देख लिया था। कह रहे हैं कि जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य जैकोबिन क्लब की स्थापना कैसी हुई? जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। शिक्षित मध्यम वर्ग का एक क्लब था यूरोप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैकोबिन क्लब। और आपको पता है, यही फ्रांसीसी जब आपका क्लब बनेगा, यही जैकोबिन क्लब का मेंबर कौन बनेगा? टीपू सुल्तान और हैदर अली, इसी जैकोबिन क्लब का। क्लियर है? उनकी गतिविधियों और अभियानों में फ्रांस सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुस गई। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों से ले जाने लगी। अब क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विचार कैसे होने लगा आपका? अब इसमें ट्रांसफर होने लगा था। नेपोलियन ने नियंत्रण का जो विशाल क्षेत्र आया था उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। अब नेपोलियन ने क्या किया था? जो क्षेत्र अपने अंदर लिया था, उसने सुधारों की शुरुआत की, जिसने फ्रांस में ही पहले आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस आकर नेपाल में निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट किया। क्या किया इसने? प्रजातंत्र को आपका नष्ट कर दिया था। ठीक, अब आप थोड़ा सा एक बार यहां देखिए कि आपका फ्रांस है कहां और फ्रांस की सीमा किस किस से छू रही है। अब देखिए, ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये ऊपर नीदरलैंड है, यहाँ स्पेन है, ये पुर्तगाली हैं। क्लियर हो गया? ये हंगरी है, ये सर्बिया है, ये बुल्गारिया है, ये ऑस्ट्रिया है, ये पोलैंड है, ये प्रशा है, ये डेनमार्क है, ये ग्रेटर ब्रिटेन है। क्लियर है? इनको फिलहाल थोड़ा दें। ये आपका ट्यूनीशिया है, ये आपका यूनान है। देख लिया? चलिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही, क्योंकि हमने यूरोप पे राष्ट्रवाद को, जो हमारा मेन चैप्टर है, उसमें शुरू किया है और हम सबसे पहले इसमें फ्रांसीसी क्रांति को देख रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।